TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चाहता हूं मैं आप लोग के ग्रैंड वेलकम के साथ मैं आदरणीय सरदार जय सिंह खालसा सर को मैं आमंत्रित करता हूं। वेलकम है सर आपका। सर आप आए सर। जी सर तो क्या उनके पास तजुर्बा, एक्सपीरियंस, वो सब कुछ लेने का समय है। तो मैं आप लोगों के वार्म वेलकम के बीच में, क्योंकि चाहता हूं कि हमारे गेस्ट हैं तो तालियां और वो भी दिल से होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के बीच में, सम्मान के बीच में इनवाइट करता हूं रिस्पेक्टेड पूरे इंडिया के रूबी अचीवर, शानदार पर्सनैलिटी, आदरणीय शैलेंद्र धिंगड़ा सर। आइए सर, आपका स्वागत है सर, और आशीर्वाद दीजिए मिशन मार्च के लिए इस बल्ले बल्ले टाइगर टीम को। वेलकम शैलेंद्र सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जर्नैल सर। आवाज मेरी सर प्रॉपर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल सही आ रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथियों का वेलकम है आज की सुबह की मीटिंग के अंदर। और अभी रात हमने जयनारायण जी के प्रोग्राम में सारे मैक्सिमम रहे होंगे और फुल एनर्जी हम सब लोगों ने ली रात जयनारायण जी से। बिल्कुल सर। और उसी एनर्जी से ही मार्च मिशन जो है ना पूरा का पूरा फतेह करना है। और आज की इस मीटिंग में कुछ ऐसे भी हो सकता है साथी हों जो अभी नए ज्वाइन हुए हों या कुछ समय से इस बिजनेस में आए हों, तो उनके लिए शॉर्ट में मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र ढींगरा है और मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूं। अंबाला में एक छोटा सा गांव है रायवाली, जहां का मैं बेसिकली रहने वाला हूं। और करीबन 22 किलोमीटर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर पड़ता है अंबाला से। और पिताजी मेरे जो है ना सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, और परिवार में आय का एक ही जरिया था हमारे पास, वो थी पिताजी की सरकारी नौकरी। कोई जमीन जायदाद थी नहीं। सबसे बड़ा मैं घर में लड़का और मेरे से छोटी 3 बहनें, यानी 4 भाई बहन का परिवार जो है, वो पिताजी ने अपनी नौकरी के दम पे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और सभी के सारे भाई बहन हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं उस छोटे से गांव से उठ के जो है। और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री मैंने ली, और उसको पूरा करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मेरे करियर की शुरुआत हुई। 1500 रुपए की एक प्राइवेट नौकरी स्टोर असिस्टेंट जो है एक फैक्ट्री के अंदर मैंने चालू की। और वो जो है ना शुरू से ही एक हैबिट जरूर मेरी रही है कि भाई मैं 1500 की नौकरी भी जब मैंने ज्वाइन की थी ना, तभी मैं ये सोच के करता था कि ये पूरी फैक्ट्री अपनी चल रही है। मतलब रात के 8-8 बजे तक हम लोग लगे रहते। मतलब ये नहीं था कि दिमाग में भी नौकरी है अपनी कि भाई मतलब कोई वो नहीं, मतलब वो बुला रहा है नहीं बुला रहा मालिक, हम संडे को भी देख रहे हैं कि काम पेंडिंग पड़ा है तो चले जाना हमने ऑफिस में। और मतलब वो आदत मेरी स्टार्टिंग से रही है, और शायद वो कुछ काम करने की आदत पड़ी हुई थी तो इसी वजह से शायद आरसीएम में भी हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गए। और प्रमोद जी की सिस्टर जो है वो गांव में मेरे घर के जस्ट बराबर में जो है वहीं पे मैरिड थी, गांव में ही हमारे। तो प्रमोद जी अपने भांजे के पास गए, निशु के पास। तो क्योंकि हमारे घर अगल बगल में थे तो हम लोग आपस में, हमारे फैमिली रिलेशन बड़े अच्छे थे और कुछ रिलेशनशिप भी पड़ती है आपस में। तो वो जो है बुला के मेरे को ले गया, और उस दिन जो है पहली बार मुलाकात हुई आदरणीय प्रमोद सर से और आदरणीय राकेश सर से। हालांकि उस दिन ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इन्हीं लोगों के साथ अपने को जीवन भर रहना है। एक बल्कि छोटी सी मुलाकात हुई, प्लान शेयरिंग हुई, और समझ में ना आने के बावजूद भी बिजनेस को ज्वाइन किया गया। तो ऊपर वाली कुछ इच्छा ऐसी थी, और शुरुआती दौर में सारा संघर्ष हुआ। 1528 रुपए की पहली इनकम आई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। 6 महीने के बाद मैं फुल टाइम हुआ इस बिजनेस में। फिर लीडरशिप पे पहुंचे, 25,000 कुछ रुपए का पे आउट पे रॉयल्टी पे पहुंचे। फिर इस प्रकार से टेक्निकल अचीवर बने, और उसके बाद फिर स्टार पर्ल, इमराल्ड, और इमराल्ड के बाद स्टार इमराल्ड, और स्टार इमराल्ड के बाद रूबी को अचीव किया। हाईएस्ट पे आउट जो है मेरा 3,40,000 रुपए का रहा है। लेकिन अभी आज की डेट में टीम में जो मोमेंटम है, ये 1 से 1.5 साल में जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लीडरों में अपना नाम खड़ा हो जाने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरा। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए काम हो रहा है। तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इस बिजनेस से। सारा कुछ पाया। घर आदमी को चाहिए होता है, अच्छे घर के मालिक बना दिया इस बिजनेस में। गाड़ी आदमी को चाहिए होती है, 4 गाड़ियां जो है इस बिजनेस में आने के बाद मैंने खरीदी जो है अपने आरसीएम के पैसे से।
सारा सिस्टम ही मेरा आरसीएम से चलता है। आरसीएम के अलावा मेरा कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है, इकलौता सोर्स है। हालांकि सोर्स होने चाहिए आदमी के पास और भी, लेकिन अपने पास इतनी सफिशिएंट है कि भाई किसी से ही गुजारा अपना बहुत बढ़िया चलता है। और इस बिजनेस ने कोरोना टाइम के अंदर एक चीज और प्रूव कर दी कि ये बिजनेस अब महामारी प्रूफ भी हो गया है। यानी कोरोना जैसी महामारी भी आती है तो भी आरसीएम चलने से रुकता नहीं है, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट लोगों को यूज करने ही करने हैं। कोरोना टाइम के अंदर जो है ना, गवर्नमेंट ने या तो केमिस्ट शॉप खोल रखी थी, या करियाना शॉप खोल रखी थी, या फिर अपने आरसीएम के जो है पिकअप सेंटर खोले थे। तो इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो महामारी प्रूफ भी जो है ये बिजनेस हो गया। बल्कि और ज्यादा कोरोना काल में जूम के माध्यम से हम लोग टीम को अच्छे तरीके से सिखा पाए, जिससे टीम और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। इसका भरपूर लाभ मिला हमें। दूसरा जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री की जो है ना बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है अभी हिंदुस्तान में। आप देखोगे कि WFDSC की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये डिक्लेयर हो गया था कि हिंदुस्तान 12वें नंबर पे आ चुका है। ये ऑफिशियली पेन पेपर पे मतलब आ चुका है। WFDSC की साइट पे जाके आप देख सकते हैं उसको, और 12वें नंबर पे आ चुका है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि आज से 1.5-2 साल पहले हम टॉप 20 में भी नहीं थे। यानी पिछले 1.5-2 साल के दौरान इतनी तेजी से ये बिजनेस हिंदुस्तान में ग्रोथ कर गया कि वर्ल्ड लेवल पे जो रैंकिंग टॉप 20 में नहीं थी वो आज 12वें नंबर पे आ गई। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2037 तक हम लोग जो है वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन वो रिपोर्ट अभी पूरी बात अपने को नहीं बता रही, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सर्कमस्टांसिस हैं, हिंदुस्तान का जो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को लेकर, वो इतना ज्यादा है कि 2037 नहीं 2030 में ही वर्ल्ड लीडर जो है हिंदुस्तान होने वाला है। यानी हिंदुस्तानी लोग इस इंडस्ट्री को काम करना सिखाएंगे। क्योंकि मैं कई बार मीटिंगों में कहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम तो रहती है, या तो कोई हमें समझा नहीं सकता, और हमारी बात समझ में आ गई तो फिर अपने को कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ उसी प्रकार का काम होने जा रहा है। आप CAGR चेक करोगे WFDSC की रिपोर्ट के अंदर जो है, तो CAGR हाईएस्ट CAGR है 17.6 या 17.06 जो भी है। और जो पिछले 60-70 सालों से MLM इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जो कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनके ग्रोथ रेट अभी लगभग CAGR 3%, 4% इस प्रकार से। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट गति से अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं बढ़ रही है तो वो हिंदुस्तान है आज की डेट में। जब लोग कहते हैं ना कि सर पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं ढीली ढाली, तो उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में कितनी फास्ट गति से ये काम चल रहा है। वो आप मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अपने को और कोई बात समझ में ना आए ना, सिर्फ गूगल में यही टाइप कर दें द बिगेस्ट बिजनेस इन 2025 इन इंडिया, तो आपको जवाब सामने आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हिंदुस्तान में 2025 में सबसे बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट के पूरे पूरे जो है फोकस में आ चुका है सारा का सारा सिस्टम। सारी की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने पहले गाइडलाइन जारी की, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डायरेक्ट सेलिंग जारी किया। तो ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं। अभी डिप्लोमे स्टार्ट हुए हैं, कल को डिग्रियां स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे ये ग्राउंड लेवल पे स्कूल लेवल पे आ जाएगा, और स्कूल लेवल पे पढ़ते आप सोच सकते हैं कि पूरा माहौल ही सारा का सारा क्या होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत फास्ट गति से, बहुत तेजी से ये काम जो है बढ़ रहा है। तो ये तेजी से बढ़ रहा है, तो अपने को भी अपना पूरा जोर लगा के, अंतिम जोर लगा के इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ये गोल्डन पीरियड कह सकते हैं हम लोग। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर ये 3 से 5 साल जो है ना अगले, ये बड़े महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के। आज से पहले हमने आरसीएम कैसे भी किया वो, लेकिन अगले 3 से 5 साल अगर हमने सही तरीके से पकड़ लिया, सही तरीके से कर लिया, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है इस इंडस्ट्री में, हमारा अल्टीमेट गोल जो है ना, पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, अल्टीमेट गोल है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, 3 चीजें मिलके जो है आर्थिक आजादी बनती है, जो आज आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब के पास है, जो राकेश शर्मा सर के पास है। ऐसी आजादी हमारे पास जो है आ जाए, तो अगले 3 साल जो है बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 3 से 4 साल बहुत जोर लगा के काम करने की जरूरत है इस इंडस्ट्री के अंदर, ताकि हम लोग अपना भविष्य और आने वाली जनरेशन का भविष्य बहुत अच्छा करके जा सके इस इंडस्ट्री में।
मैं बात करूंगा पहले आज कुछ जनरल बातचीत करूंगा और उसके बाद फिर मैं मिशन मार्च पे बातचीत करूंगा। 2 पार्ट पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। पहले तो कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लोग जो है कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि मिथ्स जिसको बोलते हैं, जो धारणाएं होती हैं, धारणा इस इंडस्ट्री के बारे में कैसे कैसे होती है, उसके बारे में बातचीत करूंगा। उससे काफी कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहली जो अवधारणा है लोगों में बनी हुई कि पता नहीं जो लोग कामयाब हैं या जिनके पास बड़े नेटवर्क हैं उनकी बहुत बड़ी जान पहचान और संपर्क होते हैं। ये बिल्कुल जो है गलत बात है। इस बिजनेस के अंदर अपने को कितने लोग जानते हैं या बहुत ज्यादा संपर्क या पहचान होना, ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया और सही तरीके से अगर उनकी लिस्टें बनवा दी तो ये बिजनेस जो है लिस्ट टू लिस्ट हमेशा आगे बढ़ता है। लिस्ट टू लिस्ट। अब कई बार कई डिस्ट्रीब्यूटर पुराने मिल जाते हैं, वो बात करते हैं कि भाई बिजनेस जो है सर इतना टाइम हो गया, ये नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा। तो हम कई बार पूछते हैं कि भाई लिस्ट बनाई क्या? वो बोले सर लिस्ट कैसे बनेगी, मतलब जब अपने को ही नहीं पता लिस्ट कैसे बनेगी तो फिर हम आगे टीम में कैसे बनवाएंगे। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, नेटवर्क को एक्सपेंड करने का। एक एमवे के लीडर की कैसेट मैंने बहुत पहले सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ए पर्सन हु इज लिस्टलेस इन दिस बिजनेस इज ए बैंकरप्ट इन दिस बिजनेस। यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है बंदा का जिसके पास जो कहता है जी मैंने तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कोई लिस्ट टू लिस्ट, लिस्ट टू लिस्ट। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ एक्सपेंशन कैसे आती है। सेकंड फेज में जब मैंने काम चालू किया, सेकंड फेज के अंदर जब स्टार्टिंग की, तो उस स्टार्टिंग के वक्त जो है मैंने एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों ने शुरुआती दौर में ये अपना सुरेश सर मेरे से बोले कि मतलब सुरेश सर के एक पहले सीनियर थे अरुण राय, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती थी। वो टेक्निकल अचीवर थे और सेकंड फेज में उन्होंने जो है आरसीएम छोड़ दिया था। तो जब उनसे बात करी मैंने कहा चलो स्टार्टअप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो करूंगा नहीं अभी जो है इस बिजनेस को। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर उनकी काफी इन्वेस्टमेंटें हो चुकी थी, तो उन्होंने कोई जो है रिस्क या वापस आना उचित नहीं समझा। तो मैंने उन्हीं की टीम में ही फिर आगे सुरेश सर से बात की। सुरेश जी पुराने टाइम में रॉयल्टी अचीवर हुआ करते थे और कोई ज्यादा उस समय लिंक भी नहीं थे मेरे उनके साथ जो है, मतलब नॉर्मल लिंक थे, क्योंकि रॉयल्टी अचीवर बहुत सारे थे टीम के अंदर उस समय भी। तो बातचीत हुई और बिजनेस करने के बारे में इन्होंने बताया कि सर मैं करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दोगे तो मैं काम करूंगा। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो एक मीटिंग इन्होंने कहा सर आजमगढ़ से करते हैं, क्योंकि पुराना जो हमारा जो है मऊ के अंदर ज्यादा हमारा जो है ना मतलब वो था, टीम जो है मऊ हेडक्वार्टर बनाया हुआ था हमने। आजमगढ़ में टीम तो थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी। तो ये बोले सर आजमगढ़ से शुरू करते हैं। मैंने कहा सर आजमगढ़ से शुरू भी मऊ से क्यों ना किया जाए? ये बोले नहीं सर मेरा एक्चुअली गवर्नमेंट की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो अपन थोड़ा सा बाहर के डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमने आजमगढ़ से स्टार्ट किया। पहले दिन जब होटल में मैं रुका, सुरेश जी बोले कि सर आप रूम लेके रुक जाना, तो मैं 4-5 लोगों को 5-7 लोगों को मिलवाऊंगा। तो उस दिन 5-7 लोगों को मिलवाया गया उससे, और 5-7 लोग मिले, चाय का एक कप हुआ और सिस्टम पे बातचीत हुई। और उसी दिन नतीजा क्या निकला कि एक पिकअप सेंटर हमने आजमगढ़ से फाइनल कर दिया। और उन्हीं 5-7 लोगों में से अभी हमारे अनिल रंजन जी तीसरा मंथ क्वालिफाई किए हैं आजमगढ़ से टेक्निकल का। वो साथी भी उस पहले 5-7 लोगों में से थे उस समय जब मुलाकात हुई। तो उसके बाद जैसे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी, पिकअप सेंटर खुला, तो फिर मेरी एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में करीबन 15-16 आदमी थे, 15 या 20 के करीब रहे होंगे, मतलब इससे ज्यादा नहीं थे लोग। एक कोई एनजीओ थी, एनजीओ के हाल के अंदर जो है वो मीटिंग हुई। वो मीटिंग खत्म हुई तो सुरेश जी ने एक व्यक्ति से मिलवाया, बोले जी ये रमेश प्रजापति जी हैं, रिश्ते में मैं मामा जी लगते हैं, आप इनको मोटिवेट कीजिए। तो रमेश सर से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको थोड़ा सा प्रेरित किया। मैं सर बात जो है काम शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया काम है अपना इस इंडस्ट्री के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग का। तो रमेश सर से बातचीत हुई और जो है मैं उस मीटिंग के बाद आ गया घर पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट मीटिंग मेरी फिर 1.5-2 महीने के बाद, करीबन 2.5 महीने के बाद जो है फिर वही आजमगढ़ में थी, फिर उसी हॉल में थी जिस हॉल में पहले थी। लेकिन फर्क क्या था कि 2.5 महीने बाद मैं देख रहा था कि वही रमेश जी जो पिछली बार मिलवाए थे सुरेश जी ने मामा जी कह के, वो बोर्ड पे खड़े होके उसकी हेल्थ कार्ड की पूरी जो है ट्रेनिंग दे रहे थे।
क्योंकि ये सारे लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो इतने अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ट्रेनिंग दी कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मैं कहता हूँ हेल्थ गार्ड वाले भी नहीं दे सकते, मतलब इतनी शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैं यार कमाल है, मतलब बंदा जो है बड़ा खतरनाक है, बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग जो है इतनी शानदार, मगर हम लोगों ने तो कभी सुनी नहीं इतनी खतरनाक ट्रेनिंग हेल्थ गार्ड की। चलिए वो मीटिंग खत्म होती है, और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर रमेश सर से मुलाकात हुई अच्छे तरीके से, क्योंकि वो ज्वाइन भी कर चुके थे और काम भी शुरू कर चुके थे। और रमेश जी ने अपने एक मित्र से मिलवाया, बोला सर मैं इनको बुलाया हूँ आज मीटिंग में, उनसे मुलाकात करवाई। बोले जी ये संतोष पाठक जी हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में हैं और गन्ना विभाग के अंदर हैं और ये एमबीए करते हैं। तो उनसे बातचीत हुई मीटिंग के बाद, उनको थोड़ा मोटिवेट किया गया, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपके बात समझ में आएगी इससे बिजनेस की। तो मोटिवेट किया गया, तो उन्होंने जो है उनको लास्ट में मैंने एक ही चीज कही आते हुए, मैं सर एमवे की एजुकेशन और आरसीएम के प्रोडक्ट अगर दोनों जोड़ दोगे तो आपके जीवन में कमाल हो सकता है। वो मीटिंग भी समाप्त हुई। उसके बाद पाठक जी की ज्वाइनिंग हो गई और पाठक जी के माध्यम से फिर डीके सर की ज्वाइनिंग हो गई। जैसे डीके सर की ज्वाइनिंग हुई तो धीरे धीरे जाके हमने वहां पे भी वर्किंग करनी चालू की। आदरणीय जनरल सर ने बहुत हेल्प करी उसके अंदर, सुल्तानपुर को जो है एस्टेब्लिश करने में सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत मीटिंगें सर ने शुरुआती दौर में हम लोगों को वहां पे दी हैं। तो वहां से वो ग्रुप खड़ा हुआ। तो ये लिस्ट टू लिस्ट आगे बढ़ता है। अब लिस्टें क्या होता है कि लिस्टें हम लोग अपनी टीम की खुलवाते ही नहीं। जंपिंग थ्रू विंडो का एक सिद्धांत तो बोलते हैं ना, कदम जी बताया करते हैं, जंपिंग थ्रू विंडो। अपने को तो देखो संता सिंह करे या बंता सिंह करे, अपने को तो वॉल्यूम आना ही आना है। तो किसी के माध्यम से भी, किसी की लिस्ट से भी कोई आदमी अगर आ रहा है आपकी टीम में, वो कितना भी बिजनेस करेगा वो भी तो आपका एज इट इज पूरा का पूरा मिलेगा। तो लिस्टों के ऊपर अपने को बहुत काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। लिस्टों की तो स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए अपनी टीम को, जो है लिस्ट कैसे बनाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्टें बने। और दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी के लिए किसी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अपने यहाँ खुला मैदान है, सभी के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी कंपनी ने वत्स साहब और कोठारी साहब को दी थी आज 100 करोड़ का आदमी बनने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी अपने पास भी है। बस ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी तो वो बहुत आगे निकल गए। तो हम लोग भी उनके लेवल की मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग भी आगे निकलेंगे। सो यहाँ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो है कुछ वो दिए मैंने अपना कंपटीशन एग्जाम, और कंपटीशन एग्जाम दिए तो कोई भी मेरा क्लियर नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब को लेकर, क्योंकि मेरे फादर साहब की बड़ी इच्छा थी गवर्नमेंट जॉब करने की, बेटा गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन मैं क्लियर ही नहीं कर पाया। लेकिन आज परमात्मा का एक शुक्र मानता हूँ कि सिस्टम की वजह से आईएएस और पीसीएस अधिकारी मेरी डाउनलाइन के अंदर काम करते हैं। एक आईएएस की भी क्योंकि लिमिटेशन है, 56,000 से स्टार्ट होके जो है वो करीबन 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी बेसिक उनकी जाती है, और हाईएस्ट जो सैलरी होती है उनकी वो 2.5 लाख तक की जाती है, जब वो अपनी पूरी टॉप पोजीशन यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरी का जो है लेवल होता है उसको पाते हैं, तब जाके वो हाईएस्ट होती है। तो वहां लिमिटेशन है हर चीज की, और एक आईएएस अपनी नौकरी को एज इट इज ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो चीज अपने पास है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अपने को इसकी वैल्यू समझनी है कि किस काम के अंदर है हम लोग। ये बड़ा मतलब खतरनाक खेल है जिसको हम खेल रहे हैं। अगर सही तरीके से हमने मन से कुछ कर दिया तो बहुत बड़ा काम अपनी पीढ़ियों तक का हो जाना है। और एक बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये बिजनेस जो है टोटली अपने जो है ना अपने हिंदुस्तान के बाजारों के अनुकूल है। हिंदुस्तान जो है इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो है, मतलब चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। जनसंख्या हमारे यहाँ भरी पड़ी है। और जहाँ जनसंख्या होती है वहीं पे ही कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वहीं पे ही जो है ये बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। यही वजह है कि अभी तो इंडियन को समझ में आना चालू हुआ। मैं कहता हूँ 5 साल 10 साल में पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो हमारे से आंख मिलाने की भी इस इंडस्ट्री में ताकत रखता हो। इतनी बड़ी टर्नओवर यहाँ पे जनरेट होने जा रही है। सो आपको इस चीज को समझना होगा कि हिंदुस्तान में देखिए कस्टमर भरे पड़े हैं, अपना काम है प्रोडक्ट का। हिंदुस्तान में हर आदमी साबुन सर्फ पेस्ट चाय पत्ती यूज करता है, सिंपल भाषा में अपन समझते हैं इसको। और हर कस्टमर ये चाहता है कि बाजार से सस्ता मिले
बाजार से अच्छा मिले, ओरिजिनल क्वालिटी मिले, और हिंदुस्तान में आज हर ग्राहक को पैसे की जरूरत है। तो ये परिस्थितियां बड़ी अनुकूल है। 135 करोड़ का देश है, तो बिल्कुल अपने को डट जाना है। 2 आदमी की वजह से आदमी करोड़पति बन जाता है इस बिजनेस में। अपने पास तो बहुत बड़ी फील्ड बड़ी है काम करने के लिए। लोगों को जरूरत है इस बिजनेस की, और कई लोग इस बिजनेस को इसलिए सीरियसली नहीं कर पाते कि वो इसको कोई छोटा मोटा काम समझ लेते हैं। सोचते कि ज्वाइनिंग हुई और काम खत्म हुआ। अपने यहाँ बिल्कुल उल्टा चलता है। ज्वाइनिंग से काम खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग से काम जो है वो शुरू होता है अपना। बिल्कुल उल्टा बिजनेस है ना। इस सेट के दादाजी के पास जाते हैं तो सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, तो कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। अपने यहाँ क्या है कि कहानी जो है शुरू ही वहीं से होती है। कहानी जो है सामान देते हैं, पैसे देते हैं, तो कहानी जो है शुरू हो जाती है वहां से। तो ये कुछ छोटा मोटा व्यापार नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने हाथ लगी हुई है। आज फॉरेन के लोग फॉरेन छोड़ के हिंदुस्तानी जो है वापसी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर फोकस बना दिया इस इंडस्ट्री में, और यहाँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। और हम लोग इंडिया में रह के भी उस अपॉर्चुनिटी को अगर नहीं समझे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो छोटा मोटा व्यापार नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा व्यापार है। अपनी जनरेशन को जो है सही कर सकता है। और कई बार लोगों को लगता है कि अब तो आरसीएम चल रही है, अब और क्या चलेगी, अब इससे ज्यादा चलने वाली नहीं। मार्केट जो है वो कहते हैं जी भाई कैप्चर हो गई, या क्या बोलते हैं उसको, संतृप्त हो गई, या एक वर्ड और है क्या, जो भी है, मतलब भाई मतलब भी काम हो चुका है। लेकिन अभी मार्केट जो है ना कैप्चर नहीं हुई, मार्केट तो अभी शुरू हुई है, काम होना शुरू हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी तो माहौल बनना चालू हुआ है। अभी तो 500-400 लोग भी मीटिंग में नहीं आते। आप उस दिन समझे एक 1.5 लाख लोगों की मीटिंगें होगी ना आरसीएम में, उस दिन आप समझ लेना कि हाँ अब चल पड़ा है ये बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर। तब तक तो चलना ही नहीं है, नहीं, जब तक बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं होगी। तो बहुत बड़ा स्कोप है, और कुछ लोग इस इंडस्ट्री को धन कमाने का एक आसान रास्ता समझ लेते हैं। ये आसान रास्ता नहीं है, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनती लोग ही आगे जाते हैं। आप पार्ट टाइम बिल्ड करिए इस बिजनेस को, तो अपने आगे का रास्ता बहुत बड़ा खुलता चला जाएगा। कुछ लोग इसको लो कैटेगरी का जो है ना बिजनेस समझ लेते हैं कि कोई छोटे लोगों के करने का काम है। ये छोटे लोगों का काम करने का नहीं है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फेल कर देगा, क्योंकि एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बिजनेस की। तो बहुत बड़ा स्कोप है यह, छोटे लोगों का नहीं। आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर आप देख रहे हो पैसा लगा रहे हैं आज आरसीएम के अंदर जो है, बाजार खोल रहे हैं, वंडर वर्ल्ड खोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने भी समझ में अब अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि ये जो है हाई कैटेगरी का बिजनेस है, इंटेलेक्चुअल लोगों का बिजनेस है। इंटेलेक्चुअल मीन्स कि जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, बस सिर्फ इतनी सी समझ रखता हो, तो उसके लिए है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो। बुद्धिमान, ब्रिलियंट और स्मार्ट होने की जरूरत ही नहीं है अपने बिजनेस के अंदर। अपने बिजनेस में तो सिंपल होने की जरूरत है। बस आपको फॉलो करेंगे हम लोग, सिंपल होने की जरूरत है। कोई ज्यादा बुद्धिमान, ब्रिलियंट और जो है स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर सिंपल है तो अपना काम अच्छे तरीके से चलेगा। अपनी अपलाइन को सरेंडर करके उसकी बात को फॉलो करते हैं तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और बहुत ज्यादा टाइम अपने को इस बिजनेस में जो है नहीं चाहिए। अपन पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को पार्ट टाइम भले ही बिल्ड कीजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि इस बिजनेस को रेगुलर करने की जो है जरूरत होती है, लगातार करने की जरूरत होती है। कभी काम कभी आराम वाले लोग जो है बहुत आगे नहीं जा पाते। कंटिन्यू आप उसको रिजल्ट को देखिए मत क्या आने लग रहे हैं। रिजल्ट तो आपके जो है ना, जब आप पूरा का पूरा एनर्जी लगा दोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आपके बदलेंगे। जब आपकी एनर्जी लग जाएगी पूरे अच्छे तरीके से, तो रिजल्ट्स अपने बहुत अच्छे तरीके से जो है मतलब बढ़ेंगे। और रिजल्ट्स बढ़ने चाहिए तभी बात बनेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिजल्ट्स को ही सलाम है, कोशिशों को बिल्कुल सलाम नहीं। लेकिन आप अपनी कोशिशें बढ़ाओगे तो रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे। आपका जोर लगेगा तो बिजनेस के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है वो काम हो जाएगा। और संघर्षशील व्यक्ति ही नेटवर्क बड़ा बना पाता। अगर एक लाइन के अंदर कहूँ तो टेक्निकल की जो क्वालिफिकेशन है इस बिजनेस में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आओ कि टेक्निकल क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि टेक्निकल क्वालिफाई करना मींस की जो है टेक्निकल जो है ना, मतलब क्वालिफिकेशन के बाद ही आपके पास कोई बड़ी पिन और बड़ा लेवल जो है वो सारी चीजें जो है आ पाती हैं।
तो अपने को टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ओर काम करना चाहिए, तभी हम लोग इस इंडस्ट्री में बड़े हो सकते हैं। तो अभी मैं कुछ बातें आपके साथ जो है करना चाह रहा हूँ मिशन मार्च को लेकर, क्योंकि मिशन मार्च खास है और रचना इतिहास है। सबसे पहली चीज जो है कि प्रोजेक्शन जो है आपके बिजनेस की बनी होनी चाहिए। आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसको कागज पे बना होना बड़ा जरूरी है। प्रोजेक्शन पेपर वर्क जिसको बोलते हैं, वो प्रोजेक्शन बनी होनी बड़ी जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाई तो बिल्कुल बनाएं, और अपने लीडर की जिसकी टीम में टारगेट है उसका पेपर वर्क जरूर करवाएं, क्योंकि पहले कागज पे उतरेगी फिर वो एक्चुअल में आएगी। दूसरा जो है लीडर्स डे के ऊपर जैसे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो लीडर्स डे तो निकल चुका, लेकिन अब की बार हमने 10 तारीख तक हर रोज लीडर डे मनाना चाहिए। हर रोज ज्यादा से ज्यादा बिलिंग कटे, ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरों के जो है टारगेट्स के ऊपर काम हो। वो 10 तारीख तक तो बिल्कुल मोमेंटम बना दीजिए। किसी भी क्लब पे फोकस कराइए, सिल्वर क्लब पे फोकस कराइए, लॉयल क्लब पे फोकस कराइए, डायमंड क्लब पे फोकस कराइए, टारगेट पे फोकस कराइए, अचीवमेंट पे फोकस कराइए। बहुत सारे काम है अपने पास करने के लिए इस महीने, और छोटे टारगेटों को ज्यादा हम लोग कवर करेंगे तो ज्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और 5 क्लोजिंग इस महीने की बनती हैं, जिसमें से पहली तारीख की पहली क्लोजिंग जा चुकी है। सेकंड क्लोजिंग अभी 10 तारीख की आएगी। 10 तारीख की क्लोजिंग को बम्पर सुपर हिट करने का पूरा प्रयास करें। उसके बाद थर्ड क्लोजिंग 20 तारीख की, फिर चौथी क्लोजिंग आपकी 25 को, और जो लास्ट क्लोजिंग है वो आपकी 31 की बजाय 30 को आपने मान के चलनी है। होगी तो 31 को ही, लेकिन चूंकि पूरा इंडिया जुटा पड़ा है टारगेट मंथ में, तो इस बार सर्वर के अंदर हमेशा की तरह जो है मार्च में प्रॉब्लम 31 तारीख को आएगी। कभी डिस्प्ले वार बंद हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी पिकअप सेंटर की बिलिंग रोक दी जाएगी, क्योंकि वो पूरा सर्वर जो है सारा सिस्टम फेल होता है उसमें। तो अपन 31 तारीख तक अपने टारगेट्स को बना के चले। और 10 तारीख की क्लोजिंग अभी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपने फोकस करना है पूरा 10 तारीख की क्लोजिंग को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हो तो आपकी फाइनल क्लोजिंग ऑटोमेटिक बड़ी अच्छी होने वाली है। और ये महीना जो है ना पूरा हार्ड वर्क करना है, पूरा हार्ड वर्क। जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं ये पूरे कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर रोज अपनी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। अपनी टीम की अचीवमेंट है, अगर किसी लीडर को ये लगे ना कि भाई मेरी अचीवमेंट नहीं निकल रही, तो अपनी टीम की अचीवमेंट के लिए आप दिन रात एक करो, क्योंकि टीम की निकली तो आपका काम तो अपने आप ही हो जाना है बीच में। और टीम खड़ी हो गई तो फिर बचे क्या, हम अपने अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तो जाएंगे ही ना, अगर टीम अपनी अचीवमेंट के ऊपर आए। तो टीम की अचीवमेंट्स के लिए हमें पूरा समय देना है, पूरा अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा देने हैं, फील्ड के अंदर अपना काम जो है बढ़ा देना है, अपना वक्त जो है टीम को ज्यादा से ज्यादा देना है। और होम मीटिंगों की संख्या को बम्पर बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऑफर्स जब हम देते हैं टारगेट मंथ में तो उनकी प्रमोशन होम मीटिंगों के माध्यम से बहुत बम्पर तरीके से होती है। जितनी ज्यादा छोटी मीटिंगों में प्रमोशन रहेगी उतनी ज्यादा हमारी होम मीटिंग बढ़ेगी, तो उतना ज्यादा हमारा ऑफर पे जो है काम भी बढ़ेगा। तो छोटी मीटिंगों की संख्या बढ़ाइए, होम मीटिंगों की संख्या बढ़ाइए। जितनी ज्यादा हम लोग होम मीटिंग कर पाते हैं उतनी करनी चाहिए। और फोन कॉलिंग अपनी बढ़ा दीजिए। हर रोज डेली 25-30 फोन आपके जो है कम से कम जाने ही चाहिए अपने मेन लीडर्स के पास, जिसने टारगेट ले रखे हैं उनसे डेली बातचीत की आदत आपकी बननी ही चाहिए। हर रोज एक स्थिति में उनकी नजर रखनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उसको। तो जब बातचीत होगी तो सारा कुछ जो है वो आपकी नॉलेज में आता रहेगा। उसके अलावा जो टारगेट मंथ में हम लोग एक एसोसिएट आईडी लगाते हैं, वो आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे कि सबसे नीचे जाके डेप्थ में हम एक आईडी लगा देते हैं। उसमें जितने भी अपलाइन होते हैं वो यथा योग्य 1000 1500 बीबी जो भी अपना कंट्रीब्यूशन नीचे कुछ डाल के नीचे से हम लोग बिजनेस को उठाते हैं। तो वो अगर आपने कहीं डाली अपनी डेप्थ में एसोसिएट आईडी, और अगर आप उस पैटर्न पे काम करते हैं तो एसोसिएट आईडी वाली जो परचेजिंग है उसको जितनी जल्दी हो सके करते हैं। उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता, उसको डेप्थ वाले बिजनेस को जितनी जल्दी हम लोग खड़ा कर देंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितनी जल्दी मतलब आज हो सकता है तो आज ही कर दे, मतलब इतना इम्पोर्टेंट काम है वो। तो एसोसिएट आईडी की जो है मदद लेके हम लोग जो है डेप्थ को खड़ा कर सकते हैं। और टारगेट बनाए तो प्लान ए और प्लान बी बना के चले। प्लान ए में भी यहाँ से इतना बिजनेस आएगा, उसके साथ ही प्लान बी एक लाइन मार के साथ में लिखो कम से कम कितना आएगा यहाँ से।
ताकि आपकी प्लानिंग फेल ना हो। कम से कम कितना आएगा, एक तो लिखो कि बिजनेस इतना आएगा, कम से कम कितना आएगा। जैसे पहले हम लोग सेमिनारों की तैयारी करते थे ना, हम लोग कॉलिंग करते थे अपनी टीम के अंदर, तो वो जितना वहां से सामने वाला कहता था ना, हम जैसे मान लीजिए सामने वाले ने कहा कि सर 100 लोग आ जाएंगे, तो हम लिखते थे 100 डैश लगा के 50, यानी आएंगे इसके 50। अगर 100 कह रहे हैं तो 50 ही आएंगे, क्योंकि एक एवरेज आती है। तो ऐसे ही हम लोग जो है टोटल बिजनेस में लिखेंगे, जैसे इसकी 20 लाख से वो कह रहा है जी इतना आ जाएगा, तो वहाँ एक कॉलम साथ में और खींच लेंगे, कम से कम कितना आएगा आपके हिसाब से। एक आइडिया अपने को होता है उस टीम का, तो हम कम से कम जो है प्लान ए और प्लान बी जो है लेके चलनी होती है। और बिल्कुल अपने दिमाग के दरवाजे खोलने से अपना बिजनेस कितने गुना हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के बिजनेस 3 से 10 गुना तक ग्रोथ लेते हैं। 10 टाइम्स तक की ग्रोथ मैंने लोगों की देखी है, 10 टाइम्स तक की, जिन्होंने जो है अपने नॉर्मल बिजनेस से 10 गुना क्लोज किया है। तो दिमाग के साइज को सर पूरा का पूरा खोल के रखना है। मैं कहता हूँ अगर 3.5-4 गुना और 4.5 गुना तक भी आप ले जाते हो तो ये बहुत अच्छी कामयाबी के अंदर आपको ले जाकर खड़ा कर देगा। अगर 3.5 गुना 4 गुना भी आप नॉर्मल बिजनेस से लेंगे, तो 3 से 10 गुना के लिए पूरा रास्ता खुला रखें। कुछ भी हो सकता है, टारगेट मंथ है, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करती यहाँ पे आगे। और जितने भी मेरे स्टार एंड अबव साथी बैठे हैं आज मेरी बातचीत को सुन रहे हैं, तो उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों आपकी जो कम से कम पिन बनती है ना, वो स्टार प्लेटिनम की बनती है। स्टार प्लेटिनम से नीचे कोई समझौता नहीं। एक तो आपकी पिन बढ़ेगी, दूसरा आपके इनकम का साइज बढ़ जाएगा, तीसरा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, चौथा आप टेक्निकल का पहला मंथ इस बार क्लियर कर दोगे। मान लो अगले महीने चाहो तो आप अगले महीने उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर अगले महीने कंटिन्यू नहीं भी करते तो भी आपने जिस चीज को अचीव कर लिया है, तो उस चीज को आप प्रयास करके दोबारा कभी भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि उसको आपने कर रखा है। तो हर तरफ से फायदेमंद है। तो जितने स्टार साथी हैं वो स्टार प्लेटिनम के ऊपर जो है जरूर काम करें। हमारे सुरेश सर एक बहुत बढ़िया मॉडल देते हैं कि 35 आदमी किसी की टैप रोड के अंदर है, मान लीजिए जिस ग्रुप को आपने 3.5 करना है, तो डेप्स में जाके 20,000 का बिजनेस खड़ा कर दीजिए। ऊपर से 20 आदमियों का डायमंड क्लब करवाना है, 10 आदमियों का स्टार्टर करवाना है और 5 आदमियों का ओपनर करवाना है। तो वो लाइक 3.5 में आपकी जो है सीधी सी कैलकुलेशन है वो पूरी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन है एक समझाने के लिए, आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जैसे टूर के साथ जोड़ के इतने टूर वाले आगे टैप रूट के अंदर इतने, ये तो 3.5 कैसे जाएगा, वो सारा मामला वो मतलब अपने लेवल का काम है आपके कैलकुलेशन जो है। और डिजिटल और फिजिकल जितनी भी मीटिंगें हों इस महीने में, वहां पे संख्या जितनी ज्यादा आप अपनी टीम की घुसा पाओ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी जो है रहेगी। डिजिटल और फिजिकल मीटिंगों में संख्या आप जो है जितनी ज्यादा ले जाओगे, उतने ज्यादा लोग आपके टारगेट के लिए तैयार होंगे। तो इसके ऊपर अपने को काम करना है। और ऑफर की जो है ना प्रमोशन जितनी ज्यादा कर जाएंगे वो तभी कैश होगी। कई बार हम लोग क्या है कि टीम में ऑफर तो डिजाइन कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रमोशन उस तरीके से अगर नहीं होती तो वो फिर अपने लिए काम नहीं करती ऑफर जो है। तो ऑफर की प्रमोशन के ऊपर अपने को जो है काम करना है। नई डिस्प्ले वॉल खुलवाने के ऊपर काम करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्प्ले वॉल आएगी 5,000-10,000 रुपये भी आपकी जो है वो काट सकते हैं टारगेट मंथ के अंदर। कोई ज्यादा जो है वो नहीं होता, 5,000-10,000 रुपये में कोई ज्यादा प्रोडक्ट उसका जो है फंसता नहीं इस मामले में। और डेप्थ का जो बिगिनर है उसके ऊपर अपने को तुरंत काम करना चाहिए। जितनी जल्दी हम लोग अपनी टीम के अंदर डेप्थ के अंदर जो है ना बिगिनर खड़ा कर पाए, ये हमारी बहुत मतलब इसको जो है जो डेप्थ में आपने बिगिनर खड़ा करना है, बस ये मानना है कि 15 तारीख से ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी हाथ में। डेप्थ का कोई भी टारगेट है तो वो 15 तारीख से ऊपर जो है ना नहीं जाना चाहिए आपके उसमें। उससे पहले पहले हमें डेप्थ वाला जो है पूरा करना है। और हम लोगों को नीचे से ऊपर की ओर आते हुए जैसे डिजाइनिंग करनी है, नीचे से ऊपर की ओर आते हुए, जैसे ये सबसे नीचे बिगिनर कर दिया, उसके ऊपर कौन है, साइड में 5,000 करवाएंगे तो वो भी बिगिनर हो जाएगा, 10,000 करवाएंगे तो ऊपर जाके एक आदमी को और पकड़ेंगे तो 10,000 करवाएंगे तो स्टार्टर। और नीचे से ऊपर जो है ना वाइटल जो है, वाइटल की डिजाइनिंग हम लोगों को करनी है और वाइटल के ऊपर अच्छे तरीके से वर्किंग करनी है। छोटी पिने ही कल को बड़ी पिने बनती हैं और छोटे छोटे बिजनेस ही बड़ा बिजनेस बनाते हैं हमेशा। और इस मंथ में अगर कहीं एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, थोड़ा बहुत पैसा जेब से लगता दिखे, तो घबराना मत। टीम के लिए पैसा लगाने से कभी थोड़ा बहुत भी घबराना नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। टीम को अपनी सारी जिंदगी काम करना होता है अपने साथ। कहीं किसी को 1,000-1,500 बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है या डेप्थ में डालने की जरूरत पड़ती है, दिल खोल के डालें जितना अपन कर सकते हैं टीम के लिए। तो छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल के अपने को काम करना है, क्योंकि ये खुले दिल से काम होता है टारगेट वाला।
ये बिल्कुल टाइट होके और हिसाब किताब में ज्यादा उलझ के जो है काम नहीं होता टारगेट वाला। और जूम मीटिंग का सहारा लें, काउंसलिंग लें, अपलाइन की हेल्प लेते रहें। कहीं भी आपको लगे कि जैसे मैं आपको अभी की बात बताता हूँ फरवरी क्लोजिंग की, हमारे मित्र हैं मनोज वर्मा जी, पेशे से टीचर हैं सुल्तानपुर से। तो वो जो है मतलब फर्स्ट मंथ क्वालिफाई हुए हैं अभी। उनका 27 तारीख को जो बिजनेस था, 27 फरवरी को, वो 2,25,000 का रात को क्लोज हुआ। तो रात को डीके सर का फोन आया, बोले सर 2,25,000 हुआ है इनका और 3.5 किसी भी हालत में अपने को करवाना। तो राकेश सर के पास भी कॉल गई, मेरे पास भी फोन आया, तो हमने सुबह का टाइम दे दिया कि चलो सुबह जो है एक जूम मीटिंग करते हैं। तो हमने उनकी बील के साथ एक जूम मीटिंग की आदरणीय राकेश सर ने, और साथ में मैं भी चला गया। तो हमने मिलजुल के अपनी तरफ से जो है वो मोटिवेट करने का प्रयास किया टीम को, और थोड़ा सा टीम को ललकार दिया कि आज अपने सीनियर की जो है इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो टीम ने पूरा भरोसा दिया कि आज का दिन खाली नहीं जाएगा, रात को पूरा मामला फिट मिलेगा। और वो सुबह मीटिंग हुई और रात को 3,70,000 की क्लोजिंग हुई, मतलब जो है। तो मतलब 2,25 से 3,70 एकदम से बिजनेस गया। तो वो जूम मीटिंग अपलाइन की आप लें, अगर आपको कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो अपलाइन की हेल्प, हेल्प बहुत बड़ा वर्ड है। मैं कहता हूँ अगर आप अपने हर एक रिश्तेदार के पास जाके टारगेट मंथ में हेल्प जो है मांगने लग जाओ ना, यार मेरे को जो है मेरा टारगेट है कंपनी से इस बार और मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए, तो पूछेगा क्या चाहिए, या कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने घर का राशन इस महीने मेरे से खरीद लो। तो आपके 2,500, 3,000, 4,000 का वो आदमी, आप 25 रिश्तेदारों के पास गए तो 1,00,000 जो है मतलब प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने कोड पे, इस प्रकार से। क्योंकि सामान खरीदने में कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं लगना कि भाई, मतलब हेल्प लेना कोई बुरी बात है ही नहीं इस बिजनेस के अंदर। हेल्प लेना भी चाहिए और हेल्प देनी भी चाहिए, दोनों काम हेल्प से ही चलते हैं। हेल्प का ही सिस्टम होता है नेटवर्क इंडस्ट्री जो है। और टारगेट जो है जब लेते हैं तो फिर किसी भी कॉस्ट पे उसको पूरा किया जाए, चाहे वो टीम्स का टारगेट है, टीम का पूरा करवाने का टारगेट है, या अपना टारगेट है, एट एनी कॉस्ट, है ना, एट एनी कॉस्ट। फिर उसके लिए जो है जो भी वो दी जाए उसको पूरा किया जाए, डू और डाई वाला, है ना। और रिजल्ट जो है अपने पॉजिटिव किए जाए। बाहर की दुनिया में हमेशा कमजोर आदमी को सपोर्ट मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि सारा सिस्टम उल्टा है अपने यहाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है सपोर्ट हमेशा मजबूत आदमी को मिलती है, क्योंकि सारा काम उल्टा है। बाहर की दुनिया में चपरासी लगने के लिए डिग्री चाहिए, अपने यहाँ 1,00,000 रुपए महीना कमाने के लिए अनपढ़ आदमी होना चाहिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सारा काम उल्टा फुल्टा ही चलता है अपने यहाँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो आम उससे हट के है सारी चीजें, सारी की सारी चीजें। तो अपने को थोड़ा सा मजबूती की तरफ जाना है। और स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे ध्यान आती है कि उठो जागो तब तक ना रुको, जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। अपने टारगेट के ऊपर फोकस करो। और एक चीज कही जाती है कि जिनका अपना कोई टारगेट नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों के टारगेट पूरा करने के लिए काम करते हैं। अंतिम समय तक अपने टारगेट को ना छोड़े। आपको 31 तारीख को भी ये लग रहा होगा ना, 31 मार्च को, कि ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता, तब भी रात के 11:59 और 59 तक आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि भाई ये टारगेट हो नहीं सकता। मैंने बहुत सारे साथी देखे हैं, अभी 5-7 तारीख आती है और कहते हैं सर मुश्किल है, इस बार मुश्किल होगा। मतलब 6-7 तारीख में ही कह देंगे, फिर पूरा महीना पड़ा है। तो पूरा का पूरा जो है ना टारगेट के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना है हम लोगों को, बिल्कुल सीरियस होकर काम करना है। जो होगा देखा जाएगा, अपना काम है बेस्ट प्रयास करना, अपनी कोशिश पूरी खींच के करनी है, और ऑटोमेटिक रिजल्ट्स कोशिशें बढ़ने से आपके पलटेंगे। दुनिया में ऐसा है ही नहीं है सिस्टम कि आपने किसी तरीके से मतलब बढ़िया तरीके से कुछ काम को कर दिया और उसके नतीजे ना आपको मिले हो। नतीजे मिलेंगे, सूनर और लेटर वाली बात हो सकती है, रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिक आप पे कन्वर्ट होंगे ही होंगे। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि प्रमोद सर की कोटेशन, जो बार बार प्रमोद जी बात भी कहते हैं मीटिंग के अंदर, कि ऑफर काम नहीं करती और ऑफर के ऊपर अपने को ही काम करना पड़ता है। कोई भी ऑफर है अगर उसको कैश करना है तो आप जितना ज्यादा प्रमोट कर पाओगे, जितनी ज्यादा प्रमोशन कर पाओगे टीम में, जितनी ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और परचेजर लिस्ट का सहारा लेके हर आदमी तक अपनी परचेजर लिस्ट अपने भी निकालें, और परचेजर लिस्टें जो है वो टीम की भी निकलवाएं, दबा दो जो है। परचेजर लिस्ट का सहारा लेके आप जो है काम कीजिए, और पूरा का पूरा एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा, बीसी छावड़ा साहब कहते हैं,
भाई कहीं आए, सिल्वर में आए, टी शर्ट में आए, जिम कॉर्बेट में आए, कहीं भी फिट होता वो आदमी, मतलब बस बचना नहीं चाहिए उसके अंदर, जो है अपने सिस्टम के अंदर आना चाहिए। तो परचेजर लिस्टें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम की भी निकलवाएं, अपने टेक्निकल अचीवर से, और अपनी भी निकालें और उसके ऊपर पूरा का पूरा जोर लगा दें। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ थी और आपके साथ हैं, और ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से जो भी साथी जिन भी टारगेट्स को लेके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग सफल हों। और मिशन मार्च के बाद अप्रैल का महीना, बहुत सारे साथियों को मैं आज ही एडवांस बधाई दे देता हूँ, क्योंकि वो पिनें चेंज करके अप्रैल में नई पिनों पे होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है आज मुझे समय दिया आप लोगों के बीच में आने का। मैं अपनी बातचीत यहीं खत्म करता हूँ और आगे कार्रवाई के लिए वापस मैं जर्नैल सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू जर्नैल सर। थैंक यू दिंगड़ा साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीके से आपने आज की जो ट्रेनिंग, सर आपने अपना एक्सपीरियंस, ये उसको कहते हैं प्रैक्टिकली, जो गुरु होते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो है सर के पास में। और सर ने हमने इकट्ठे ही लगा ली, टाइमिंग पे शुरुआत हुई थी, और कैसे सर ने इनिशियल स्टेज से यहाँ तक जो वर्किंग की वो सारी बात आपके सामने रखी स्टोरी के माध्यम से, और जितने पॉइंट्स अपने को दिए वर्किंग को लेकर, और अभी मिशन मार्च को लेकर सर ने जितने भी टिप्स दिए, ये सारे टिप्स सर ये प्रैक्टिकल हैं, और इन पे काम करके कोई दुनिया की ताकत आपको आपका टारगेट पूरा करने से रोक नहीं सकती। अगर आप इन पॉइंट्स पे रेगुलर वर्क करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी वर्किंग करते हैं, डेली गोल पे काम करते हैं, डेली टारगेट पे काम करते हैं, और इन सारी बातों को फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव करें। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.